बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। निस्बतन एक तवील गैर हाजिरी के बाद एक बार फिर से मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल जामी और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। कश्तियां जलाकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे, एक ही मुतालिबा है, तलाशी दो या इस्तीफा। इमरान खान ने हुकूमती क्रिकेट टीम का ऐलान भी कर दिया। आसिफ जरदारी और असफंदयार वली शामिल, फजलुर रहमान को 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। कहा हुकूमत फौज को बदनाम कर रही है। सिक्योरिटी लीक से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। तीसरी कुव्वत आई तो जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे। कप्तान को तीसरी कुव्वत के आने का खदशा या उम्मीद। उनकी उंगली हमारी तरफ ही क्यों उठती है? कौमी सलामती के इजलास में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शरीक थे। इमरान खान मोहल्लाती साजिशें कर रहे हैं। अक्टूबर में नादिर शाही सियासत होती है। परवेज रशीद जायजा लेंगे कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के लिए अक्टूबर ही भारी क्यों पड़ता है। इमरान खान को इस्लामाबाद बंद करने से रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल बेंच तश्कील दे दिया। 26 अक्टूबर को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब को रजाकाराना रुकून की वापसी के इख्तियार को इस्तेमाल करने से रोक दिया। नैब वो कर रहा है जो अदालत भी नहीं कर सकती। जाओ मुकमुका कर लो, कॉफी पियो, मामला सेट और अपनी नौकरी पर वापस आ जाओ। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के नैब केस में रिमार्क्स। शाम साहब, आज इमरान खान साहब जो हैं वो पहले तो बनी गाला में मुखातिब हुए मीडिया से, फिर मालाकंड उन्होंने जाना था, वर्कर्स कन्वेंशन था, वहाँ जाके वो खूब गर्जे बरसे। वो तो कह रहे हैं कश्तियाँ हम जला देंगे तमाम की तमाम 2 नवंबर के लिए। और मैं चाह रहा हूँ ज़रा तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ जो उनकी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट्स हैं, पहले ज़रा वो आपको और नाज़रीन को हम दिखाएँ और सुनवाएँ, और फिर उसके बाद जो आपका नुक्ता नज़र है वो हम जान सकें। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने बनी गाला में क्या कहा। पाकिस्तान के नजरिए को तबाह कर रहे हैं। ये मुल्क बना था एक बड़े अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। इलामा इकबाल की सोच थी कि हमने दुनिया में एक मिसाली स्टेट बनानी थी, अदल और इंसाफ पे जो कायम होनी थी। इन्होंने वो नजरिए को नुकसान पहुंचा दिया है कि अगर इसी तरह का पाकिस्तान बनाना था तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो सोचते क्यों बनाने की जरूरत थी। अगर टाटा बिरला की जगह शरीफ और जरदारियों नहीं आना था तो जरूरत क्यों थी पाकिस्तान की। ये बड़ा हमारा दो कौमी नजरिए को ये हिट कर रहे हैं, अपनी फौज को आइसोलेट कर रहे हैं। जब कोई नवाज शरीफ के खिलाफ एक्टिव है, LOC के ऊपर कुछ होना शुरू हो जाता है तो डिमांड करता है सारा पाकिस्तान कि किसने वो जो लीक सिक्योरिटी लीक की थी इसके ऊपर डिमांड करता है कि इसको सामने लाया जाए। ये सारे पाकिस्तानियों की डिमांड है। अभी उनकी जो तीसरी कुव्वत वाला बयान है वो भी बाकी है, फिर मालाकंड में जो गुफ्तगू की वो भी बाकी है, मैंने बाकी रखा है। लेकिन ये जो अभी 2 स्टेटमेंट्स हैं इस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ शाम साहब आपसे। बड़ी सीरियस चार्जशीट नहीं है ये कि 2 कौमी नजरिए पर उन्होंने बात की है कि वज़ीर आज़म जो है वो हिट कर रहे हैं उसे और फौज को आइसोलेट कर रहे हैं। जामी साहब, इससे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और वेलकम करना चाहता हूं कि बहुत शुक्रिया सर आपका भी और तमाम नाजरीन का। बड़ी अदालत के बाद वापस तशरीफ लाए, हमें बड़ी तशवीश थी, लोग पूछते रहे आपका। अल्लाह का शुक्र है कि उसने आपको सेहतियाब किया और हम फिर मामूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम शुरू कर सके। तो सलमान हैदर साहब जो है इस दौरान आपकी जिम्मेदारी निभाते रहे, उनका भी साथ बहुत शुक्रिया, अच्छे तरीके से निभाई, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। देखिए, असल बात यह है कि इमरान खान साहब जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनको कहने का हक हासिल है, कोई उनकी ज़ुबान नहीं रोक सकता। और पाकिस्तान में जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो भी बड़ी गैर जिम्मेदारी की बातें करते रहे हैं और जो हुकूमत में बैठने वाले लोग हैं वो भी बड़ी गैर जिम्मेदारी की बातें करते रहे हैं। एक दूसरे को गद्दार भी कहा जाता रहा है, एक दूसरे पर तोहमतें भी लगाई जाती रही हैं।
फिर उसके बाद जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो फिर एक दूसरे से हाथ भी मिलाए जाते रहे। तो पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो इस तरह के वाक़यात से और ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। और ये जो खान साहब ने अब एक माहौल को गर्म किया है, असल में ये तकरीरें हैं जो इंतखाबी मुहिम के दौरान की जाती हैं और उस वक्त हमले किए जाते हैं रकीबों पर और हरीफों पर और उनके लत्ते लिए जाते हैं। तो ये इंतखाबी मुहिम उन्होंने एक नए सिरे से शुरू कर दी है, जबकि अभी इंतखाबात दूर हैं और वो ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि बार बार वो कहते हैं कि 2 नवंबर को जब हम जाएंगे तो फिर टलेंगे नहीं, गोया हुकूमत ख़त्म किए बगैर घर वापस नहीं आएंगे। और इसके लिए वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। 2 कौम, वो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी ने बरसर इक़्तिदार आना था तो फिर पाकिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत थी। भाई पाकिस्तान तो इसलिए बना था कि पाकिस्तान के रहने वाले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने हुक्मरान चुन सकें, वोट देकर फैसला कर सकें कि उन्होंने किसके सर पर इक़्तिदार का ताज रखना है। तो ये जो इंतखाब हुआ है और जिसके बारे में बाकायदा छान फटक हो चुकी है और खान साहब ही के मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट का कमीशन कायम किया गया, उसके बारे में ये बात साबित हो चुकी है कि उसमें किसी मुनज़्ज़म धांधली का इर्तिकाब नहीं किया गया और उसमें लोगों ने आज़ादाना वोट डाले बहैसियत मजमूई, और उन आज़ादाना इंतखाबात के नतीजे में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खान साहब के हिस्से में आई और सिंध में पीपल्स पार्टी जो है उसने इक़्तिदार संभाला। तो ये पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं उन्होंने फैसला किया है और पाकिस्तान इसीलिए बनाया गया था कि इसके रहने वाले फैसला कर सकें कि उन्होंने किसको वोट देना है। और इसलिए ये बात कहनी तो पाकिस्तान के रहने वालों की तौहीन है कि उनके बारे में कहा जाए कि उन्होंने इन लोगों को वोट देकर पाकिस्तान का जवाब ख़त्म कर दिया है। खान साहब को बात करने से पहले तोलना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए आप किसी हद तक जा सकते हैं इल्ज़ाम तराशी में, लेकिन बाद में फिर उस पर ख़ुद भी अफसोस होता है। और इस तरह का लहजा और इस तरह की गुफ्तगू, फिर ये कहना कि 2 कौमी नज़रिया ख़त्म कर दिया गया है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नज़रिया पाकिस्तान जो है वो मुतासर होगा। भाई नज़रिया पाकिस्तान कैसे मुतासर हुआ है? और पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान क्या था कि पाकिस्तान में लोगों के मुंतखब नुमाइंदे, उनको हुकूमत का हक हासिल होना चाहिए और उनके आदर्श के मुताबिक, उनके ख्वाबों के मुताबिक, उनके ख्यालों के मुताबिक हुकूमत का निज़ाम चलाया जाना चाहिए। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत मिसाली तौर पर नहीं चल रही, लेकिन इंडिया में भी नहीं चल रही और दुनिया के शायद बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जिनमें मिसाली तौर पर हुकूमत चल रही हो। अब तो खुद आप अमेरिका में देखें क्या हो रहा है। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे, सदारती उम्मीदवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ धांधली का खदशा है मुझे और मैं ये उस वक्त मानूंगा अगर मैं जीता इंतखाबी नतायज जब इंतखाबात हो चुके होंगे। तो जब अमेरिका में ये बात हो रही, अब देखिए, और इंडिया में क्या हो रहा है, कश्मीर पर क्या ज्यादती हो रही है, क्या जुल्म हो रहा है और किस तरीके से जीना हराम कर दिया गया है। ये देखिए जो पाकिस्तान का मवाजना जो है आप कैसे कर सकते हैं किसी दूसरे गुलाम मुल्क के साथ और गुलाम खित्ते के साथ। कश्मीर से सबक सीख लें, कश्मीर के लोगों से मालूम कर लें कि पाकिस्तान कितनी बड़ी नेमत है और आज़ादी जो है वो कितनी बड़ी नेमत है। कश्मीर में गुलामी की हालत में, जबर की हालत में और संगीनों के साए में और तलवारों के साए में और बंदूकों की गोलियों की तरतराहट में लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर दफन कर रहे हैं अपनी मैयतों को। तो पाकिस्तान जो है वो एक ख्वाब है, एक आदर्श है, एक आरजू है, एक तमन्ना है, एक मकसद है, एक मंजिल है। कोई सियासी बयानबाजी जो है उसकी अहमियत को कम नहीं कर सकती, उसकी हैसियत को कम नहीं कर सकती। शाम साहब, एक हमें छोटी सी ब्रेक, एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है। आपने कश्मीर का जिक्र किया तो सहाफ़ियों का एक वफ्द कश्मीर में था, वहाँ पर उन्होंने खत लिखा फिर वापसी पे नरेंद्र मोदी को, वज़ीर आज़म को, कि जनाब ठीक है कश्मीर आपका हिस्सा ज़रूर, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो आपके साथ नहीं है। एक सहाफ़ी जो वहाँ पर गए आज़ादाना तौर पर, उन्हें ख़त लिखकर उनकी तवज्जो मबज़ूल करे कि लोग अब आपके साथ यहाँ पर नहीं है। खान साहब की हम बात कर रहे हैं, 2 नवंबर की हम बात कर रहे हैं। उनका एक और बयान भी है कि अगर तीसरी कुव्वत आई तो ज़िम्मेदार नवाज शरीफ साहब होंगे। इस बयान का जायज़ा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, खान साहब ने कल भी एक बयान दिया था कि धरने के नतीजे में अगर कोई तीसरी कुव्वत आती है तो उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब होंगे। जरा मैं चाह रहा हूँ उनकी जुबानी आप सुन लें, उन्होंने कहा क्या था एग्जैक्टली। नहीं, पहले जिससे पाकिस्तान अंडरमाइन होता हो, आजादी की कदर कीमत कम होती हो, तो आप हिंदुस्तान में जाके तो देखें, गुजरात में देखें क्या हुआ एग्जैक्टली। और किस तरह खून की होली खेली गई मुसलमानों के खून से, और किस तरह उनकी इज्जतों को पामाल किया गया। तो पाकिस्तान का कोई मवाजना नहीं है, और पाकिस्तान पे किसी की भी हुकूमत हो। सरदार अब्दुल रब निश्तर ने एक बड़ी मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इमाम मस्जिद के साथ जो झगड़ा होता है उसके नतीजे में मस्जिद को नहीं ढाया करते। तो जो नतीजे, यानी आप हुक्मरानों से तो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, हुक्मरानी का दावा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें हैं जिसमें पाकिस्तान के नजरिए के बारे में आप ऐसी बात करें कि वो खत्म कर दिया इन लोगों ने। 1.5 करोड़ वोट लिए हैं नवाज शरीफ साहब ने, और जरदारी साहब की पार्टी ने भी वोट लिए हैं, और आज वो वफाक पाकिस्तान की एक बड़ी दाई है और अलामत है, और खुद खान साहब ने भी 80 लाख के करीब वोट लिए हैं। तो ये भाई, इन सब वोटों का एहतराम करना चाहिए। लोगों की अक्सरियत जिसको चाहेगी उसको इसका मुल्क का हुक्मरान बनाएगी। आप उस पर तनकीद कीजिए, उसका दामन पकड़िए, उसके गिरेबान से खेलिए, लेकिन एहतियात से बात कीजिए। एहतियात लाजिम है। एक जो बयान मैं आपको सुनाना चाह रहा था उसमें किस कदर एहतियात रखी गई मलूस, वो भी देख लीजिए जरा। अगर तीसरी ताकत आती है, इसका एक इंसान जिम्मेदार है, उसका नाम है नवाज शरीफ। हम 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई तीसरी ताकत को बुलाने के लिए नहीं कर रहे। धरना क्यों हो रहा है? नवाज शरीफ अपने आप को तलाशी के लिए पेश नहीं कर रहा। अगर इसके नतीजे में अगर कोई भी जमहूरियत को नुकसान होता है, और नुकसान पहुंचा रहा है नवाज शरीफ, अपना हिसाब ना देके, और ना ही ये इस्तीफा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बादशाह है? कैबिनेट मीटिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो कैबिनेट मीटिंग्स ही नहीं करता, ये तो खुद फैसले कर देता है जो कानून के मुताबिक नाजायज हैं। शामी साहब, अगर इस बयान के बाद ये सवाल आपसे पूछा जाए कि खान साहब को तीसरी कुव्वत के आने का खदशा है या उम्मीद, तो आपका जवाब क्या होगा? गालिब का शेर सुनाऊंगा मैं जी। मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। वाह। देखिए, खान साहब जो कह रहे हैं, अब बात ये, एक आप कह रहे हैं मैं गोली मारूंगा तो मरने वाला जो है वो जिम्मेदार होगा कि मेरी गोली के सामने क्यों आया है। मैं किसी को कोठे से धक्का दूंगा तो वो जिम्मेदार होगा वो उसने धक्का मेरा क्यों लिया है। मैं किसी को पानी में डुबकियां दूंगा और डुबाऊंगा तो वो जिम्मेदार होगा उसने डुबकियां क्यों खाई हैं। ये एक अनोखी मंतक है। बात यह है कि आप खुद गौर कर लें कि आप हालात को कहां ले जा रहे हैं। आपको हक हासिल है अपनी सियासत करने का, अपनी राय के अजहार का, अपनी तनकीद करने का, अपने आप को लोगों की क़यादत का हकदार साबित करने का, लेकिन आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप ताकत के बल पर ज़ेरो ज़बर कर दें। और आपने तो देखिए, अभी तो कह रहे हैं आप तलाशी नहीं दे रहे। भाई, नवाज शरीफ ने तो पेश कर दिया अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त जो है ज़ेर समात है। अब इसकी 2 नवंबर को इसकी तारीख मुकर्रर हो चुकी है, और यह भी कहा गया है हुकूमत की तरफ से कि हम इस बात पर झगड़ा नहीं करेंगे कि यह काबिल समात दरखास्त है कि नहीं। हम तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि आप समात कीजिए, तफ्तीश कीजिए, तलाशी लीजिए। तो अब उसके बाद तो यह कहना कि भाई नवाज शरीफ तलाशी पर तैयार नहीं है, ये तो फिर बात समझ में ना आने वाली है, तो उससे इत्तफाक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये भी साथ में फरमाइए कि अब 2 नवंबर को, जिसके बारे में खान साहब बड़े पुरुमीद हैं कि 10 लाख अफराद का भी दावा उन्होंने कर दिया आज मालाकंड में कि 10 लाख अफराद होंगे तो निज़ामी हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगा। अब फिर वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की बात की। जी, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की बात की, उससे पहले सब कुछ आर पार हो चुका होगा। ये उनका आज का बयान है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि 2 नवंबर को उनका कौन क्या फैसला करेगा? ये तो 3 नवंबर को होगा उनका मेरा ख्याल एहतजाज जो है। 2 नवंबर को तो सुप्रीम कोर्ट की तारीख है, पेशी है उसमें। देखिए, बात यह है कि किस तरह आर पार हो जाएगा। आप 10 लाख अफराद भी आ जाए हैं इस्लामाबाद में पूरे मुल्क से इकट्ठे होके, ये तो एक हल्का जो है कौमी असम्बली का, उसमें इतने वोट पड़ जाते हैं। इस मुल्क में करोड़ों वोटर हैं, इस मुल्क के 20 करोड़ शहरी हैं। इसमें 10 लाख आदमियों को कैसे हक दिया जा सकता है
कि वो 20 करोड़ अफराद की किस्मत का फैसला कर दें? आप पूरे मुल्क से, ये तो अगर पूरे मुल्क से लोगों ने अपने आदमी इकट्ठे करने हो तो मौलाना फजलुर रहमान भी कर लेंगे, ये तो फिर सराजुल हक साहब भी कर लेंगे, समीउल हक साहब भी कर लेंगे, हाफिज सईद साहब भी कर लेंगे। तो भाई 10 लाख अफराद इकट्ठे होकर एहतजाज का हक तो रखते हैं, मुतालबे का हक भी रखते हैं, लेकिन 20 करोड़ को निगेट नहीं कर सकते, उनकी नफी नहीं कर सकते। और ये तो फिर ये होगा, हम क्या ये वापस चले जाएंगे उस जमाने में, तारीख जमानों में, जबकि लोग इकट्ठे होकर, हजूम इकट्ठे होकर हुक्मरानों का फैसला करते थे। अब गलत बात है। पाकिस्तान में एक दस्तूर है, ठीक है, यही बात कुछ मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहे थे। दस्तूर है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ ऐसी बात की, फिर तजाद हसन साहब ने भी आज गुफ्तगू की। अगर आप चाहें तो मैं आपको मौलाना साहब की गुफ्तगू ना सुनाऊं? सुना दीजिए। देखिए जी मौलाना क्या कहते हैं। जब वज़ीर आज़म को बचाना जो है ये कोई जुर्म की बात नहीं है, अवाम का मैंडेट है, मुल्क की एक सियासी हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत है, जो इसको गैर मुस्तहकम करेगा वो मुल्क की जमहूरियत गैर मुस्तहकम करता है। और हम किसी के बाप को भी इजाज़त देने को तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तान की मुस्तहकम जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने लग जाए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, इसके बावजूद भी आपने धरना बरकरार रखना है, तो सीधी बात कहो कि मैं अदालत से अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहता हूँ और उस पर दबाव बरकरार रखना चाहता हूँ। लेकिन शामी साहब, खान साहब तो ये कह रहे थे आज कि 2 नवंबर को इस्लामाबाद जब पहुंचेंगे तो वहां से तब तक नहीं वापस आएंगे जब तक नताइज हासिल नहीं कर लेते, यानी एक दिन का जलसा नहीं होगा, ये वहां बैठे रहेंगे। देखिए, हम इसी तो यही बात तो अर्ज की जा रही है, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। आज हमारी CPNE जो है, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, उसके ज़ेरे तमाम भी एक कॉन्फ्रेंस थी, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस, जिसमें सियासी रहनुमा भी मौजूद थे, पाकिस्तान भर से आए हुए एडिटर्स मौजूद थे, और ज़िया शाहिद साहब उसको प्रिजाइड कर रहे थे, जो काउंसिल के सदर हैं, और एजाजुल हक साहब उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और उसमें देखिए मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे, आसन इकबाल साहब मौजूद थे, फारूक सत्तार साहब थे, सराजुल हक साहब थे, शहरी रहमान साहबा थी, और फारूक और जनाब अफरासियाब खट्टक थे, वजीर जोगे थे, मतलब सारी सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। और CPNE की तरफ से ये बात कही गई, और ये बात पूरे शिद्दत के साथ कि भाई देखिए, आप अपने मसाइल मौजूद हैं मुल्क में, मसलों को हल कीजिए, बल्दियाती अदारों को इख्तियार दीजिए, और आप दूसरे मसाइल जो हैं, गवर्नेंस के मसाइल हैं, करप्शन के मसाइल हैं, इनको हल कीजिए, पनामा लीक्स की तहकीकात कराइए, लेकिन मसाइल हल करने के नाम पर नए मसले पैदा ना कीजिए। और ये वाज़ेह कर दिया हमने कि दस्तूर से बालतर कोई इकदाम हमें कबूल नहीं होगा, और हम खुद फरीक हैं इसमें। CPNE का दस्तूर कहता है कि दस्तूर पाकिस्तान की हिफाजत हर एडिटर पर लाजिम है, हर अखबारी अदारे पर लाजिम है, और हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि वो अपनी लड़ाई में, नवाज शरीफ साहब की लड़ाई इमरान खान से हो, इमरान खान साहब की लड़ाई मौलाना फजलुर रहमान से हो, मौलाना फजलुर रहमान की लड़ाई किसी और से हो, ये अपनी लड़ाई लड़े हैं, लेकिन ये हमारे दस्तूर से नहीं खेल सकते, हमारी जमहूरियत से नहीं खेल सकते, हमारे हकूक को गस्ब नहीं कर सकते, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। ये बिल्कुल बात वाज़ेह होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर इस सारी सूरत हाल पर हुकूमती आज क्या रद्द-ए-अमल रहा, बिलखुसूस जो सिक्योरिटी लीक्स की बात की जाती है उस पर परवेज़ रशीद साहब ने आज बड़ी अहम एक बात की है, वो क्या थी, देखेंगे आप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद साहब ने भी गुफ्तगू की सारी सूरत हाल पर। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आती कि अपोजिशन की उंगलियां हमारी तरफ क्यों उठती हैं। उनकी मुराद सिक्योरिटी लीक्स के हवाले से, अंग्रेज़ी अखबार में छपने वाली खबर के हवाले से थी, इशारा था उनका इस जानिब। और उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान साहब या पीपल्स पार्टी के पास सबूत हैं तो वो अदालत को फराहम करें। उन्होंने मज़ीद क्या अहम बात किया, ये देखते हैं। जिस इजलास के बारे में वो हमारे बारे में उंगली का इशारा कर रहे हैं, उस इजलास में इत्तेज़ाज़ एहसन की जमात से तल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला भी मौजूद थे, और उस इजलास में इमरान खान साहब की जमात से तल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला भी मौजूद थे। लिहाजा उनकी उंगली सिर्फ हमारी तरफ क्यों उठती है, बाकी दो लोग जिनका बाकी दो जमातों से तल्लुक़ है
उनकी तरफ उनकी उंगली क्यों नहीं उठती? शाम साहब, परवेज शीर साहब कहते हैं कि उस अहम इजलास में, कौमी सलामती के इजलास में, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शरीक थे, तो उंगलियां हमारी तरफ ही क्यों उठ रही हैं कि हमने खबर लीक की? देखिए, ये बड़ी अहम बात उन्होंने कही है कि जो कौमी सलामती का जो इजलास हुआ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी खबर लीक हो गई, या ये कहा पूछा जा रहा है कोर कमांडर्स की तरफ से कि रिपोर्टर को फीड किसने किया था, तो वहां वजीर आजम भी मौजूद थे, वजीर आला पंजाब भी मौजूद थे, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, वजीर आला सिंध थे। गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी वहां मौजूद थे। तो जब आप ये कहते हैं तो फिर ये बार बार जो उंगली उठाई जा रही है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये कार्रवाई की जाए, और ये तो अफवाहें यहाँ ये भी फैली हुई हैं कि एक वजीर के पर मुकदमे का मुतालबा किया जा रहा है, कोई कह रहा है 2 वजीरों पर मुकदमे का मुतालबा किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि काला बकरा कुर्बान करने की बात की जा रही है, कोई ब्राउन बकरा कुर्बानी मांग रहा है उसकी। तो ये सारी बातें जो परवेज रशीद साहब ने जो बात कही है वो बड़ी अहम है। ये पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इस मामले में शरीक हैं, तो फिर इसको कितना फैलाएंगे हम? देखिए, एक नुकसान जो है ना, अगर एक नुकसान हो जाए कारोबार में तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा कारोबार जो है उसका भट्ठा बैठा दें। अच्छा, एक जगह खसारा, एक सौदे में खसारा हो जाए तो सारा सौदा जो है वो आप गिरा दें जमीन पर। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, दानिशमंदी की बात नहीं है। अच्छा, अब इस पे शाम साहब हुआ ये कि जब परवेज शीर साहब का ये बयान आता है तो कमर जमान खायरा साहब ने से गुफ्तगू की दुनिया नहीं, उसमें उन्होंने कहा नहीं जी, ये जब अहम इजलास हुआ कौमी सलामती कौंसिल का तो उसमें ये लोग मौजूद नहीं थे जिनकी जानिब इशारा किया परवेज शीर ने। उन्होंने कहा मेरी दानिश में मौजूद नहीं थे। फिर हमने कंफर्म किया, वाक़यातन वहाँ मौजूद थे तमाम अफराद, और एक दिन पहले जो इजलास हुआ था उसमें मौजूद थे। और इसके साथ जुड़ी एक और अहम दिलचस्प डेवलपमेंट ये थी कि एक अंग्रेजी अखबार डेली टाइम ने खबर ये छापी, यानी ये जो आपको वजीर आजम हाउस से ये बताया गया कि ये हजरात मौजूद थे। फिर एक डेली टाइम्स की खबर थी, जिम्मेदार ने ये बताया, बिल्कुल। फिर एक खबर थी जिसमें कहा गया चंद रोज पहले कि जनाब अभी जिस तरह से आपको याद होगा 2015 में मुशाहिदुल्लाह खान साहब का एक BBC पे इंटरव्यू नशर हुआ था, जिसके बाद खैर कहानी कहीं और चली गई। तो कहा गया कि वो खबर भी जो कहा गया था कि DGISI ये तो पुराने धरने के दौरान उनकी एक्टिविटीज के हवाले से बात की गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये अखबार का मतलब ये ना बजवाया करें, बात खोल दिया करें। मैं तो एहतियात करता हूँ इसलिए कि वो आप ही बेहतर इस पहेली को खोल सकते हैं। नहीं, कोई एहतियात नहीं, ये कोई राज नहीं है जो हम फाश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे यानी फजा में अभी तक ये चीजें तैर रही हैं। एग्जैक्टली। तो खबर के मतन में ये कहा गया कि तब भी मुशाहिदुल्लाह साहब को जो ब्रीफ किया गया था वो उस वक्त के प्रेस सेक्रेटरी जो वज़ीर आज़म के हैं उन्होंने किया, और नाम लिया गया वानी साहब का। अब मैंने चेक किया तो खबर में कहा, मतन में कहा गया। अब मैंने चेक किया तो वानी साहब तो तब थे ही नहीं, वो तो लाहौर पोस्टेड थे उस दौर में जब मुशाहिदुल्लाह खान साहब का वो वाक़या और उनकी खबर BBC पे नशर हुई थी। तो ये इस तरह से फिर मुख्तलिफ ऐसी चहमगोइयाँ फैलाई जाती हैं जिससे मजीद सूरत हाल गंभीर हो जाती है और मजीद शुकुक शुबहात जो जन्म लेते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि वजाहत कर दी क्योंकि हमने कंफर्म किया सोर्स। जी चलिए, असल बात यह है कि कई खबरें ऐसी हैं जो क़यास आराइयों पर मबनी होती हैं, क्योंकि जब मीटिंगों का हवाला दिया जाता है उसमें रिपोर्टर तो मौजूद नहीं होता, वो फिर इधर उधर से अपनी मालूमात लेता है, कुछ अपने ख्यालात के घोड़े दौड़ाता है और फिर उसमें कोई रंगामेजी कर लेता है। लेकिन असल देखिए, हर शख्स ने अपने अपने मुल्ज़म जो है वो ताड़ रखे हैं। जब भी कोई वाक़या होता है वो अपने अपने मुल्ज़मों को निशाने पर ले लेता है। किसी अखबार के मुल्ज़म कोई हैं, किसी अखबार के मुल्ज़म कोई हैं, किसी रिपोर्टर के मुल्ज़म कोई हैं, किसी रिपोर्टर के मुल्ज़म कोई हैं। तो हम लोग भी माशाल्लाह खूब हैं, हमें कोई हकीकत तक पहुंचने में दिलचस्पी नहीं होती। अपने जो रकीब हैं या अपने जो हरीफ हैं या हमें जो नापसंद हैं, बस उनको निशाना बनाने में दिलचस्पी होती है। इसलिए ये जो क़यास आराइयों पर मबनी खबरें होती हैं, इन पर आप आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकते, उनके सोर्स का तयन नहीं कर सकते। अच्छा शामिर साहब, परवेज शीर साहब ने दो और बातें की। उन्होंने कहा ये खान साहब एक तो मोहल्लाती साजिशें कर रहे हैं और अक्टूबर जो होता है इसमें नादिर शाही सियासत होती है और अक्टूबर ही भारी पड़ता है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के लिए। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि इस पर हम बड़ी तफसील से आपसे बात करते कि आखिर अक्टूबर ही क्यों और कैसे और किन किन के लिए भारी पड़ा है, तो कुछ रोशनी डालिए इस पर। देखिए, बात यह है कि ये तो नहीं मैं कह सकता कि अक्टूबर ही क्यों, क्योंकि ये तो अक्टूबर आप कहते हैं मौसम जरा अच्छा हो जाता है,
खुशगवार होता है। लेकिन कुछ हुस्न इत्तफाक कह लीजिए या सूए इत्तफाक कह लीजिए, लियाकत अली खान की शहादत हुई 16 अक्टूबर को, जी हाँ, और पाकिस्तान का पहले वजीर आजम जो हैं उनको गोली का निशाना बनाया गया और यूं पाकिस्तानी सियासत से इस्तेहकाम छीन लिया गया और वो शख्स जो था उसको मौके पर कत्ल कर दिया गया और आज तक सुराग नहीं मिल सका कि उनके कातिल कौन थे। और फिर जो अयूब खान के दौर में जो शबखून मारा गया दस्तूर पर, सिकंदर मिर्जा जो थे सदर उस वक्त के, उन्होंने हुक्म दिया कि जनाब ये हुकूमत खत्म कर दी जाए, तो वजीर आजम जो थे फिरोज खानून, उनकी हुकूमत को खत्म किया गया 7 अक्टूबर को और फिर 27 अक्टूबर को सिकंदर मिर्जा की सदारत को खत्म कर दिया गया। तो दोनों ये वाकयात या दोनों वारदातें जो हैं ये 1958 में अक्टूबर के महीने ही में हुई हैं। और अब जो वजीर आजम थे हमारे नवाज शरीफ साहब, इनके खिलाफ जो परवेज मुशर्रफ ने इकदाम किया वो भी 12 अक्टूबर ही को हुआ। तो ये अक्टूबर का महीना जो है ये काफी दिलचस्प महीना है और इसीलिए लोग जो हैं वो वसवसों का शिकार हैं, अंदेशों का शिकार हैं और बहुत से लोग जो हैं वो दुआएं मांग रहे हैं, कोई तावीज कर रहे को ढूंढ रहे हैं, कोई टोटके कर रहे हैं, कोई तरह तरह के वजीफे कर रहे हैं। लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए। देखिए कि माजी जो है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। माजी को दोहराकर हम कहाँ गिरना चाहते हैं? माजी में जो कुछ हुआ है उसने हमें कुछ सारा फराज नहीं किया, हम कोई आसमान पे नहीं पहुंचे, हम अपने मसाइल हमारे सारे हल नहीं हुए, हमारे मसाइल पैदा हुए हैं, उनमें अजाफा हुआ है। और अभी आप देखिए मुल्क में क्या हो रहा है। एक ब्रेक मुझे यहाँ पर लेनी है, एक ब्रेक ले लें, लेकिन एक मुख्तसर सा जवाब आपसे चाहिए, चूंकि इस्लामाबाद आज आप बैठे हुए वहां से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या लगता है फिर आपको इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार ही है या कोई सोगवारी किसी कैफियत भी है कहीं पे? नहीं, ये खुशगवार रहना चाहिए। ठीक है, हर शख्स और हर अदारे का की जिंदगी का, उसकी सालमियत का, उसकी इज्जत का, उसके इस्तेहकाम का तकाजा ये है कि ये महीना खुशगवार रहे और हम अपने दस्तूर के मुताबिक अपनी इज्तिमाई जिंदगी जो है उसको मुनज्जम करते चले जाएं। मैं ये नहीं कहता मैं हुकूमत को क्लीन चिट नहीं दे रहा, हुकूमत के बहुत गलतियां उससे हुई हैं, बहुत कुछ तनकीद की जा सकती है और होनी चाहिए, लेकिन जो गलती है जहां चोट लगी है उसको दुरुस्त कीजिए। उस चोट का यानी का खात्मा दूसरी चोट से नहीं हो सकता, तीसरी चोट से नहीं हो सकता। 3 जख्म लगाने से पहला जख्म जो है वो भर नहीं सकता। ये बात अच्छी तरह में समझ लेनी चाहिए। एक नाज़रीन यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जमात इस्लामी का इज्तिमा हुआ बहुत बड़ा और इसमें सिराजुल हक साहब ने जो अमीर जमात इस्लामी उन्होंने स्टेटस को के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान भी किया और इस इज्तिमा में हमें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कॉलम नवीस जनाब रऊफ़ ताहिर साहब भी नज़र आए। शामिल साहब, उनको हमने ज़हमत दी है कि आए बात करते हैं इस इज्तिमा के हवाले से, क्योंकि एक ये भी शिकायत की जा रही थी कि इतना बड़ा मजमा था, TV चैनल्स ने वैसे कवरेज नहीं की जैसे किसी और जमात के धरनों को या एहतजाज को कवरेज दी जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ ताहिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जामी साहब। शाम साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ रखते हैं, आपसे मुखातिब होंगे। शाम साहब। रऊफ़ ताहिर साहब, आप वहाँ तशरीफ़ ले गए थे नौशहरे में, तो क्या देखा आपने? शाम साहब, नौशहरा में जमात इस्लामी का जो 2 रोज़ा इज्तिमा था, ये KP के जमात का इज्तिमा आम था जी। उन्होंने बताया कि पहला इज्तिमा इस तरह का इज्तिमा आम इससे पहले 2005 में हुआ था जब MMM की हुकूमत थी वहाँ पे जी। तो देखा ये सर कि एक तो मुझे 2 हिस्सों में मौका मिला इसे देखने का। पहले दिन यानी हफ्ते को दोपहर को सिराजुल हक साहब का खिताब था खातीन से जी, और मेरे लिए खुशगवार हैरत की खुशगवार हैरत का बायस थी कि यानी हज़ारों की तादाद में ख्वातीन थी सर, हज़ारों की तादाद में ख्वातीन थी। उनमें बड़ी तादाद जो थी वो यूँ महसूस हुआ जैसे तालिबात की हो या यंग लेडीज़ की हो। और एक अहम बात ये भी नज़र आई वहाँ पे कि वो जो शटल कॉक पख्तूनों का एक मखसूस बुरका होता था, हमारा पंजाब में भी होता था, लेकिन पख्तूनख्वा में तो कुछ अर्सा पहले तक भी था, अब भी है, लेकिन वहाँ पे ये शटल कॉक बुरके बहुत कम नजर आए। पढ़ी लिखी ख्वातीन थी जी,
कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालिबात थी और बिला मुबालगा ये हजार हा की तादाद में थी। उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, डिसिप्लिन था, पर्दे का इंतजाम था और बाकी तमाम मामलात जो थे वो बहुत ही मुतासरकुन थे जी। एक तो ये मामला था ख्वातीन के हवाले से, अच्छा। और शायद सूबा सरहद में और इससे बड़ा ख्वातीन का इज्तिमा कभी ना देखने में आया। वो बाकी लोगों की भी ये राय थे जो वहां के प्रेस से मुतल्लिक लोग थे जी। नहीं, मगर जमाते इस्लामी के यहाँ तो गिनती बड़ी मुकम्मल होती है। उन्होंने बताया नहीं कि कितनी ख्वातीन शरीक हैं इसमें। सर असल में उन्होंने कहा कि 50,000 से ज्यादा हैं जी, 50,000 से ज्यादा ख्वातीन, और ये इसमें कोई मुबालगा नहीं, मुबालगा नहीं था जी। अच्छा, मर्दाना इजलास में क्या हुआ? मर्दाना इजलास जो था, चूंकि हफ्ते की शाम को हमारी मुलाकात थी सीएम केपी के जनाब परवेज खटक साहब से, इसलिए हम खातीन के इस इज्तिमा के बाद चले गए उधर पेशावर में। तो अगले दिन वो जो इख्तितामी इजलास था जिसमें अमीर जमात सिराजुल हक साहब ने खिताब फरमाया, उसमें भी दूर तक लोग थे सर। अगर ये किसी और सियासी जमात का जलसा होता, जैसे इमरान खान का जलसा होता, तो हम मिलियंस में कह सकते थे जी। तो अगरचे ये हुआ कि अभी ये मीरे जमात की तकरीर जारी थी कि लोगों ने जाना शुरू कर दिया था, इसलिए कि दूर दराज इलाकों से आए थे, लेकिन इसके बावजूद पिंडाल में दूर तक लोग ही लोग थे सर। और अमीर जमात ने पश्तो में भी खिताब किया, उर्दू में भी खिताब किया, और एक तरफ उन्होंने स्टेटस को खात्मे का ऐलान किया जी कि हम स्टेटस को नहीं मानते, हमें इसे तोड़ना है। मौजूदा जमहूरियत के बारे में उनका ये कहना था कि ये फ्रॉड जमहूरियत है, और अदालत के बारे में उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि उम्मीद है कि अदालत हमें इंसाफ देगी। असल बात यह है कि जमहूरियत, ये पता नहीं जब लोग बात करते हैं स्टेटस को नहीं मानते, स्टेटस को तोड़ेंगे, और भाई जब जमहूरियत के मुताबिक काम चलना है और इंतखाबात के जरिए हुकूमत बदलनी है, तो फिर इस तरह की बातें क्यों करते हैं? ये स्टेटस को ही से तो आपने अपना रास्ता निकालना है। लेकिन एक बड़ी अभी लोफ्तार साहब कह रहे थे, सीएम खैबर पख्तूनख्वा से जो गुफ्तगू, उसमें सिर्फ एक सत्र की खबर मैं आपको बता दूं जी। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर के जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला शरीक नहीं होंगे जी। 2 नवंबर का जो प्रोग्राम है। श्याम साहब, सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं, हमें उनसे हमदर्दी है जी। ठीक है, आज नैब केस में रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि जो नैब कर रहा है वो तो अदालत भी नहीं कर रही, यानी रजा कराना रुकूम की वापसी के इख्तियार को इस्तेमाल करने से उन्होंने रोका है नैब को, और उन्होंने कहा कि जाओ मुकमुका कर लो, कॉफी पियो, मामला सेट और अपनी नौकरी पर वापस आ जाओ। असल बात यह है कि जो नैब का कानून है उसकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ठप्पा लगा रखा है, उसकी तौसीक कर रखी है, और नैब से तो ये रुकूम जो है वापस हो रही है, इससे पहले तो वापस भी नहीं होती थी। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी अपनी राय है, लेकिन मैं उनसे बस अदब ये अर्ज करूंगा कि वो रिमार्क्स देते वक्त थोड़ा देखा करें कि ये प्रेस में आने हैं, और इससे कुछ बात दूसरे अदारे जो हैं उनकी बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर जो एहतसाब के अदारे हैं उनकी गिरफ्त होनी चाहिए, उनकी गलतियों की इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके रोब दाब में कमी आए, इससे फिर अदारों का इस्तेहकाम मुतस्सर होता है। ठीक, अब जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब ने तो इस्तीफा दे दिया ना शाम साहब, अब वक्त कम है, इससे जुड़ी एक दो और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब तो बड़े भले आदमी हैं, जस्टिस हमीदुर रहमान साहब के बेटे हैं साबिक चीफ जस्टिस के, लेकिन हुआ ये जब वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो बात तकर्रियां वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वहां बात तकर्रियां हुई थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बेजाब्ता करार दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने अखलाकी तौर पर समझा होगा कि फिर मुझे दस्तखश हो जाना चाहिए, तो उन्होंने अपना एक तरह से रिटायरमेंट ले ली, आप ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया। ये भी बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक दरख्वास्त शहरी की जानिब से इमरान खान साहब को रोका जाए धरने से। अब वो दरख्वास्त है कि रोका जाए, अब देखिए उसका क्या नतीजा निकलता है। आमतौर पर तो इस तरह के सियासी मामलात में अदालतें मदाखलत नहीं करती, लेकिन मंसूर अली शाह साहब तो बड़े कल्ले ठल्ले के चीफ जस्टिस हैं। देखिए अगर वो रोक सके वो बदअमनी को तो अच्छी बात होगी। ठीक है जी, प्रोग्राम वक्त नाज़रीन खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।